मुकर जाओ मुकर जाओ। ओरेकल फैमिली क्लब नहीं किया है? नहीं की था है ना? कितों नजर आना है? आया नजर? हम्म। ओरेकल फैमिली क्लब हो गया था। मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। हाँ जी, मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। 6/4/10 किया हुआ ना? क्या क्या बनाना है जी? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2021। और बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2021। नन्ना मुन्ना सा सवाल है, आधे घंटे में फिगा दें। 10 नंबर का सवाल है, 30 मिनट दे रहा हूँ आप। चलो शाबाश। तो भी स्पीडा मारो, सवाल कर लो, चाह पी लो। हैं? क्या करनी है? तो हमको मुख्तलिफ पीनी है, तो रमजानी चाह पीनी है, तो रमजानी चाह पीनी है। हाँ, हो गया जी। वो तो बिल्कुल भी नहीं आनी। तुम्हारे लिए मैंने रिक्शा मंगाया। उससे बैठ के निकलो। जी, हो गया सवाल। हम्म। क्या बात कर दी आपने, उफ। लाइबिलिटी है। डेबिट में है? तो लाइबिलिटी भी कभी कभी डेबिट भी हो सकती है। तो एक्सपेंस क्यों नहीं हो सकता? कंज्यूम लिखा है। तो यूज का मतलब क्या है? उर्दू में तर्जुमा करें। उर्दू में तर्जुमा करें। तो जो चीज इस्तेमाल हो चुकी है वो एसेट है। क्या है? लाइबिलिटी। क्या बनेगा इसका उनका?
बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक पढ़ा है? हाँ, रिसर्च कॉस्ट है। किधर है? नहीं, नीचे फंड भी तो है ना। नीचे फंड है नहीं, रिसर्च फंड। वो फंड में से माइनस करेंगे। याद नहीं है कुछ कुछ? जितना खर्चा आया है वो कहाँ से करेंगे? रिसर्च फंड में से। फंड में से उतना माइनस कर देंगे जितना खर्चा हुआ, नेट हो गया, जीरो हो जाएगा। रुपीज इन मिलियन है। रुपीज इन होगा ना। बिलियन। इनकम कौन कौन सी है जी? हॉस्पिटल। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? सैलरीज। अदर एक्सपेंसेस। और डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट। है। करो, मैं की क्या दोनों? मैं तो सिर्फ अंग्रेजी लिखन दे। हाँ जी। चंदा लिया ना उसके लिए? बस ठीक है, वो चंदा बिल्डिंग किराए पे डेप्रिशिएट होगा। ऐसे ही होगा। नॉन ग्रेजुएट में क्या क्या है जी? हॉस्पिटल बिल्डिंग। और बस, करो नेक्स्ट में। एडी जल्दी।
फंड कौन कौन से हैं? हम्म। और वर्किंग सबसे पहले किसी की आपने? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हॉस्पिटल बिल्डिंग 335 मिलियन डेबिट। द ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलो। हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग 120 मिलियन। रिसर्च फंड एज पर द रेजोल्यूशन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड WH is required to allocate 20% of surplus of each year to the research fund. Contribution include 55 million seed for construction of hospital. During the year, MWH also received construction material having fair value of 65 million for the hospital building, which has not been recorded in the books. MWH has completed the construction of the hospital building on 1 अप्रैल 2021. डेप्रिसिएशन अच्छा मुकम्मल हो चुकी है बिल्डिंग, तो इसका मतलब है कि इस सवाल में जो लिखी हुई है ये वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ये मुकम्मल हो चुकी है, इसका स्टेटस चेंज हो चुका है। क्या? दिसंबर के बाद अप्रैल आता है ना? वही मैं कहने मैं की क्या क्या नहीं की ना, तो अब हम कर लेंगे। हॉस्पिटल बिल्डिंग 5% स्ट्रेट लाइन और अदर फिक्स एसेट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस में। अच्छा जी, अब बिल्डिंग कितने की थी? 335 की थी। कब मुकम्मल हुई? 1 अप्रैल को मुकम्मल हुई। ठीक हो गया। तो मुकम्मल चुके हो चुकी है, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें जरा। अच्छा याद रखना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले ये वाला पॉइंट याद रखना आपने। ड्यूरिंग द ईयर MWH also received construction material having fair value of 65 million for hospital building which has not been recorded in the books। इसका मतलब है वो मटेरियल लोगों ने दिया था, मुफ्त में दिया, तो उसकी एंट्री पास ही कोई नहीं की। अब पहले इसकी एंट्री पास करें, इसकी एंट्री क्या होगी? तो वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ गया? बिल्डिंग में गया ना। इसका मतलब ये जो बिल्डिंग की वैल्यू लिखी है, ये जो बिल्डिंग की वैल्यू लिखी है ये कम है, बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू ज्यादा है। तो 335 जमा 65, ठीक हो गया? मेरी बात सुन लगी।
अच्छा जी, तो बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? 400, 335 जमा 65, क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 का क्या करेंगे? 5%, ऐसी है? तो बोले तो सही। नो बटा 12। हम्म। आंसर बताओ क्या आता है? क्या आता है आंसर? 15 आता है। अदर अदर फिक्स अदर पे 10% है। 320, यही है ना बस? 320 मेडिकल इक्विपमेंट और 100 डिस्पोजल हुआ है, माइनस कर दें। लिखा हुआ तो मान लेते हैं, क्योंकि 320 ये लिखा है ना, 100 ये लिखा है। मल्टीप्लाइड बाय 20%, 20% लेंगे ना? 10% क्यों? कैलकुलेट करें जी जरा। 22 आता है। कंट्रीब्यूशन, 55 को 55 क्यों माइनस किया है? इंक्लूड 55 मिलियन सी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है जी। तो 281 है, -55 है, क्या आंसर आ जाएगा? 226। ठीक हो गया। हॉस्पिटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, 120 ये, 55 ये, कितना हो गया? 120 प्लस, ये भी हॉस्पिटल का है ना? ये भी हॉस्पिटल का उसके लिए रिस्ट्रिक्टिंग नहीं है। है। मतलब तो पहले ऊपर वाली कंट्रीब्यूशन थी उसके लिए अनरिस्ट्रिक्टेड था, बल्कि उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड था और इसके लिए अनरिस्ट्रिक्टेड। क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? अच्छा जी, तो बच्चों ये भी तो आपको मिला ना कंट्रीब्यूशन 65 मिलियन का, तो ये भी जमा कर लेंगे। तीनों मिले, ये तीनों कंट्रीब्यूशन है, सही है। अब इन तीनों कंट्रीब्यूशन को उतने ही साल डेप्रिशिएट करेंगे जितने साल बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी। ठीक हो गया जी। तो इनको इकट्ठा करो, क्या आंसर आता है? 240। नहीं समझ लगी? 120 जमा 55 जमा 65 इंटू क्या करेंगे? 5% इंटू 9/12, 9 आ रहे। ठीक हो गया जी।
मेडिसिन यूज्ड, मेडिसिन नीचे कुछ क्या 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 हॉस्पिटल भाई, चलने में से डेप्रिसिएशन कौन सी माइनस होनी है? चलो, डेप्रिसिएशन तो बिल्डिंग के ऊपर है। रहने दे बस। अब गवर्नमेंट ग्रांट जो हम लेते हैं बिल्डिंग के लिए, उसको डेप्रिशिएट उसमें से माइनस कर दें, तो फिर ये गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे ना समझ लो। मेडिसिन यूज्ड 76 है, नीचे कुछ बताया उसके बारे में? तो सीधे सीधे लिख देंगे फिर 76। ठीक हो गया। सैलरीज के बारे में उसने कुछ बताया? नहीं, कितनी है? कुछ नहीं बताया, सीधे सीधे लिख देंगे 53। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 19। इसके बारे में उसने कुछ बताया? नहीं, क्या बताया? हम्म। पचास आता है? अच्छा, हॉस्पिटल बिल्डिंग की वैल्यू। 335 जमा 65 माइनस डेप्रिसिएशन है, फाइनल वैल्यू। मेडिकल इक्विपमेंट 320 माइनस 100 माइनस 22। ये वाला, ये 320 माइनस 100, 198 आता है। हाँ जी, सप्लाईज कुछ बची हुई है? कितनी बची हैं जी? 14 की। कितने? 60। क्या? 657 जनरल फंड। क्या? तो इसमें से जनरल फंड आएगा और रिजर्व फंड। जनरल फंड कितना आएगा? जनरल फंड आएगा 332 है। 332 है ना? सरप्लस कितना है? रिसर्च फंड क्या उसने कहा था?
As per the resolution of Board of Trustees, is required to allocate 20% surplus of each year to the research fund. ठीक हो गया, रिसर्च फंड 60 का है, ठीक हो गया। अब सरप्लस 50 का था, उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 50 का 20%, ये कितना रहेगा, 40, 60, पढ़ो 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 पढ़ो, 20% ऑफ, 20% किसका लेना है, आवाज नहीं आई, चलो उसने क्या कहा, जब उसने कहा है तो करें, कहने वाला कौन है, हाँ, आवाज नहीं आई, चलो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, वेरी गुड, शाबाश, कमाल हो गया, कमाल हो गया। माइनस क्या करना है, रिसर्च कॉस्ट गई थी, हाँ जी, कितनी गई थी, फिर क्या आंसर आ जाएगा, चाह नहीं सही बनी यार, कच्ची है, किने बनाई उन्होंने बनाई क्यों रौनक ने बनवाई है, मैं दूसरा बनाने की क्या दे रहा था यार चाप नीचे रखो और यार बड़ी चाप नहीं यार छातू कर क्या कर है तू खानी है लेकिन एक बार क्या क्या सकते हो हैं तू टेस्ट देना साढ़े 150 लेकिन तुम बड़ा सारी चाप नहीं है चाप में सर क्या रोज ही निकलना देता अभी प्याना में पैर चाह, इन एडमिशन के आसपास ले आएगी चाह भी नहीं, और सर क्या पूछो कैसी मैं बनाई फ्राउ चाप अल्लाह जाए, तो मैं तो क्या दे उनकी करना ठहर के नवी लै गया ठहर के कि मतलब अच्छी है ये आ जाएगा सरप्लस आपका, अच्छा बच्चों, इसको समझने के लिए ना हम एक लाइन यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, कौन सा बोला, ये जो रिसर्च है ना, कितने थे रिसर्च एक्सपेंस, 0, ये समझ रही बात क्या हुआ, 33 का खर्चा हुआ था, 33 के फंड में से वो खर्चा यूज हो गया, अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है जी, अब समझ आएगी 33 कहाँ गया, हाँ जी, बताएं जी, क्या एंट्री होगी, 37, हॉस्पिटल डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, देखो जी हॉस्पिटल का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना था, 120 जमा 55 जमा 65, ऐसे ही है,
120 जमा 55 जमा 65 यही था ना। उसका लिया 5%, फिर किए 9 बड़ा 12, 9 हम ले गए इनकम में। अब इसका जो करंट पोर्शन जो होगा वो कैसे निकालेंगे? 120 जमा 55 जमा 65 कर लेंगे 5%। करें जरा, क्या आंसर आता है? हाँ जी, देखो 120 जमा 55 जमा 65 ऐसी है। 120 जमा 55 जमा 65, उसका सीधा सीधा 5%। क्या आंसर आता है? 12। ऊपर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 120 जमा 55 जमा 65, टोटल बनता कितना है? ओ हौसला, 120 जमा 55 जमा 65, तीनों को टोटल करो, 240। उसमें से 9 ऑलरेडी कर चुके हैं, 12 नीचे चला गया, बाकी कितना रह गया? 219। अब समझ रही है क्या हुआ? नहीं समझ रही? टेबल 17 सीधा सीधा दिया हुआ। हॉस्पिटल फंड था, ये कौन सा था? रिसर्च फंड? ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद, अच्छा जनरल फंड को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सरप्लस बेसिकली जनरल फंड का हिस्सा है। इसको टोटल करके 372 बनता है। वो आप यहाँ पे ले दें, क्यों? क्योंकि सरप्लस बेसिकली जनरल फंड का हिस्सा है। अच्छा जी, पहले पॉइंट का ये एंट्री होनी थी बच्चों। कंट्रीब्यूशन टू 55 मिलियन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, ये 55 मिलियन की क्या एंट्री की थी उन्होंने? हॉस्पिटल फंड बिल्डिंग डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। ठीक है जी। तीसरी एंट्री क्या थी? कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैविंग फेयर वैल्यू। हॉस्पिटल बिल्डिंग कितने से बोला?
65 थे। क्रेडिट क्या करेंगे? हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड क्रेडिट, इसी में जमा किया था ना 65? नहीं, वो तो डेबिट किया ना, क्रेडिट किसको किया? कंट्रीब्यूशन तो नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्रेडिट 65 मिलियन से थोड़ी हुआ है। कंट्रीब्यूशन तो रिकॉर्ड हुआ है 9 मिलियन से। हॉस्पिटल कंट्रीब्यूशन 9 मिलियन से हुआ। हाँ, अब ये कर सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग, नहीं नहीं, हॉस्पिटल डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। कैसे बोला? ये 65 मिलियन यहाँ पे पड़ा हुआ है इसके अंदर, ऐसे ही, तो ये तो लाइबिलिटी नहीं समझ आई। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट, डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट की हमने? 365 जमा 35, क्या आंसर आया? हम्म, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और हॉस्पिटल बिल्डिंग क्रेडिट। फिर उसके बाद इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग माइनस में आता है। इक्विपमेंट में क्या किया था बोला हमने? और भी इसमें कुछ किया था? क्या आंसर आया था? 22। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। हाँ, बस है, चाय पी ली तो सेशन हो गया। ठीक है जी, हजमन शुद्धमन। ठंड पै गई। हाँ, संडे को सिलेबस जो खत्म करवाना है, उसके लिए प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। सीरियस गोल्फ क्लब ऑटम 2021 का सवाल, ये आपने घर से करके लेके आना। चौंग तार हो गया था, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब हो गया था, मॉडर्ना स्पोर्ट्स क्लब, वायलिन फैमिली क्लब, ये सारे क्लब श्लब हो गए। करके अगर इनको मतलब जो आप सवाल करवाओगे 6,000 से प्रैक्टिस कर से समझ कर जाए। तो थैंक यू। बहुत अच्छी बात कर दी आपने, माशाल्लाह। हाँ, 60। अच्छा। हम्म,
हो जाएंगे। लो जी, नया टॉपिक शुरू करते हैं जी। क्या नाम है उसका? अच्छा जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा जी, एरर बच्चे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला एरर ये होता है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क ना आए। जैसे कि डेबिट साइड भी गायब, क्रेडिट साइड भी गायब, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली रहेगा। और दूसरा ये है कि ट्रायल ऐसे एरर जिससे ट्रायल बैलेंस में फर्क आ रहा है, मतलब डेबिट साइड रिकॉर्ड हो गई है, क्रेडिट साइड मिसिंग होगी। ठीक है जी। मेन हेड अकाउंटिंग के कौन कौन से हैं? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, ये मेन हेड है। अच्छा, अब एसेट में कैश भी एक एसेट है और बैंक भी एक एसेट है। तो ये फिर कौन से हेड है? ये मेन हेड नहीं है, ये अकाउंट हेड है। ठीक है जी। मेन हेड एसेट है और अकाउंट हेड कैश है। मेन हेड एसेट है, अकाउंट हेड बैंक है। ठीक है जी। अब पहला है कंसेप्ट है जी, एरर डू नॉट कॉज एनी डिफरेंस इन दी ट्रायल बैलेंस। वो कौन से एरर हैं जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं आता? पहला है एरर ऑफ ओमिशन। पूरी एंट्री पी गए, ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ। मतलब आपने एक डेटर को चीजें बेची थी 1,000 रुपए की, आपने डेटर रिकॉर्ड किया ना सेल रिकॉर्ड किया, इनवॉइस ही गायब हो गई। तो डिलीवरी में तेरी चार्ज जैब जैब लाना चवला जाए इतने तो गेम खेडने, फिर आई कब जो तेना गेम खेडेगा ना, तो पहली स्टेज तेन को सोन मार के बेहोश करेगा, तो लग पता रहेगा। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन होता है कि आप एक चीज रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एरर ऑफ कमीशन ये है कि आपने रिकॉर्ड की है, सोच समझ के रिकॉर्ड की है, लेकिन आपकी सोच गलत थी। बात समझ लगी कि नहीं लगी? When correct accounting effect is given in the wrong accounting head, but the main head remains correct. मेन हेड का मतलब ये है कि मेन हेड एसेट ही था, कैश में रिकॉर्ड करना था बैंक में कर दिया, या बैंक में रिकॉर्ड करना था कैश में कर दिया, तो अकाउंट हेड में फर्क आ गया। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ कंप्यूटर 5,000 फॉर ऑफिस वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अब क्या किया, कंप्यूटर परचेज किया था 5,000 का और कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? फर्नीचर में। तो ओवरऑल टोटल एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल एसेट तो आपके सेम है। बस हुआ ये कि एक अकाउंट हेड में इजाफा हो गया और दूसरे अकाउंट हेड में कमी करनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसको क्या कहते हैं? कि आपने कमिट किया है लेकिन गलत किया है। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल। असूल का एरर ऑफ प्रिंसिपल से मुराद यह है कि आपने असूली गलती की है। कहते नहीं हमारा उनसे असूली इख्तलाफ है, मतलब वैसे उस बंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे हमारे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मसला यह है कि हमारा असूल ये है और उनका असूल ये है। बात समझेगी नहीं लगी? तो हमने सोच समझ के अपने असूलों के मुताबिक सही एंट्री की थी, लेकिन आईएफआरएस ने आगे कहा कि भाईजान ये एंट्री ऐसे होनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लेबर को हर महीने सैलरी देते थे, लेबर को हर महीने सैलरी देते थे, वही लेबर आपने लगा दी प्लांट को इंस्टॉल करने पे। अब इस महीने की सैलरी आप दे रहे थे, आपने प्रॉफिट लॉस में डाल दी, क्योंकि आप हर महीने सैलरी जब देते थे कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट लॉस में। लेकिन मसला ये, इस महीने उन्होंने बनाया प्लांट, प्लांट इंस्टॉल किया है, तो इस महीने की जो लेबर को अपनी सैलरी देनी है ना, वो आप प्रॉफिट लॉस में नहीं लेके जा सकते,
वो तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट का हिस्सा है, वो तो बैलेंस शीट में जाएगी। वो मशीनरी की कॉस्ट में जाएगी, मशीनरी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। तो वो सैलरी भी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। 11 सैलरियां प्रॉफिट लॉस में गई हैं और एक सैलरी बैलेंस शीट में जाएगी। तो आपने 12 की 12 सैलरियां प्रॉफिट लॉस में डाल दी, ये क्या कि भाई हर महीने यही करते हैं, तो इस महीने भी यही किया, मसला क्या है। तो सोच समझ के आपने किया है। अब IFRS ने कहा कि नहीं भाईजान, इस महीने की सैलरी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगी, क्योंकि इस महीने ने प्लांट पे काम किया। ठीक है जी। तो अगर किसी बंदे ने कोई नौकरी की, किसी एसेट के ऊपर टाइम लगाया, तो वो पैसे उसके सैलरी के कहाँ जाने चाहिए, उस एसेट की कॉस्ट में जाने चाहिए। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही थी सैलरी, हमने उठा के उसको कहाँ डाल दिया, बैलेंस शीट में डाल दिया। यहां तक की बात में लगी, एरर प्रिंसिपल समझ आ गया कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट को आप क्या करें, प्रॉफिट लॉस में डाल दें, या पहली एग्जांपल क्या है बच्चों, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को क्या करना था, बैलेंस शीट में लेके जाना था, लेकिन आप कहां ले गए, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा ये हो सकता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट को कहां जाना चाहिए था, और आप उसको ले गए बैलेंस शीट में। कैसे, आपने बिल्डिंग पे चूना करवाया, आपने कहा चूंकि चूना बिल्डिंग पे हो रहा है तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा, आप उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ले गए। हालांकि वो जो आपने वाइट वॉश करवाया है, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हिस्सा था, वो बैलेंस शीट में नहीं जाना चाहिए था, वो कहाँ जाना चाहिए था, प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। ठीक है जी। तो हुआ ये कि जो चीज प्रॉफिट लॉस में जानी चाहिए थी, आप गलती से उसको बैलेंस शीट में ले गए, या जो चीज बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, आप गलती से उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए। इसको क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का कंसेप्ट ये है कि नंबर आगे पीछे हो गए, 270 लिखना था, 720 लिखा गया, या 520 लिखना था, 250 लिखा गया। नंबर दाएं बाएं हो गए, लेकिन जो नंबर दाएं बाएं हुए वो दोनों जगह पे हो गए, डेबिट साइड पे भी हो गए और क्रेडिट साइड पे भी हो गए। तो जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों पे हो गए, तो इससे ट्रायल बैलेंस में कोई एरर नजर नहीं आएगा। हम्म, किसी में भी नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। देखो हमने पढ़ी क्या रहे हैं, हम वो वाले एरर पढ़ रहे हैं जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन, प्रिंसिपल और ओरिजिनल एंट्री, इन तीनों का ट्रायल बैलेंस में कोई इम्पैक्ट है, ये तीनों एरर, चारों एरर नहीं पकड़े जाए। अब उसके बाद है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर ये है कि दो या दो से ज्यादा एरर किए हैं, लेकिन इत्तफाकिया तौर पे वो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, मतलब जानबूझ के नहीं किए, इत्तफाकिया तौर पे क्या हो गया, मतलब एक दिन क्लास हुई, तुमने भी छुट्टी कर ली, पिछले ने भी छुट्टी कर ली, और टीचर के दिमाग में ये आ रहा है कि इन दोनों ने प्लानिंग के साथ छुट्टी की, जबकि इन दोनों को पता ही नहीं था कि मैं छुट्टी की थी, दोनों ने भी की थी कि नहीं की थी। ठीक है, दोनों को कोई पता नहीं है, लेकिन टीचर क्या समझ रहा है कि दोनों ने प्लानिंग करके छुट्टी की। तो ये क्या है, इत्तफाकिया तौर पे एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें टीचर ये समझ रहा है कि मैंने प्लानिंग की थी। बात समझिए, इसको क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर। when sum of more than one error contra the accounting effect with each other, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे 30 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, मतलब डेबिट हो गया, दूसरी जगह पे 20 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, मतलब डेबिट हो गया, और तीसरी तरफ जाके 20 की इनकम ज्यादा रिकॉर्ड होगी 50 से। अब ये तीन एरर है अलग अलग, ये तीन एरर अलग अलग है, लेकिन इनका इम्पैक्ट डेबिट क्रेडिट का देखो तो क्या है, मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़े जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में ये नहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे जी वो एरर
जिसमें डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। पहला है अंडर या ओवर कास्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट मेंटेन इन मेन लेजर। अंडर कास्टिंग से मुराद ये है कि आप जब टोटल कर रहे हो, 20, 30, 40, 50 टोटल कर रहे हो, तो टोटल इसका क्या आएगा? क्या आएगा? 140, और आप गलती से 150 लिख दें, तो ये आपने क्या किया? आपने ओवरकास्ट कर दिया। लेकिन ये गलती आप एक जगह कर रहे होंगे, इसी तरह की गलती आप किसी और जगह नहीं कर रहे होंगे। तो ट्रायल बैलेंस की कोई एक साइड पे एक गलती हो गई, वो गलती दूसरी साइड पे नहीं हो सकी, तो ट्रायल बैलेंस में एरर पकड़ा जाएगा। समझ लगी बात? तो इसको हम कहते हैं ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग। अगर एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा पैसे आपने लिख दिए हैं तो ये ओवरकास्टिंग है, और एक्चुअल अमाउंट से कम पैसे लिख दिए हैं तो वो क्या है? अंडरकास्टिंग। सेल्स इनकम अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 200। सेल्स इनकम ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, तो अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स इनकम को डेबिट करेंगे और एक खाली अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसका नाम क्या रखेंगे? सस्पेंस। सेल्स इनकम अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाय 500। सेल कम रिकॉर्ड हो गई है, अब क्या करें? सेल को बढ़ाएं, तो फिर डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। समझ लगी बात? यहां पे तो हमें पता था कि जिसको डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट किसको करना है, यहां पे पता था हमें, क्योंकि यहां पे जब भी गलती हुई है दोनों साइडों पे हुई है। जब भी गलती हुई है दोनों साइडों पे हुई है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि गलती अगर हुई है तो एक साइड पे हुई है, तो जब एक साइड को ठीक करेंगे तो दूसरी साइड तो पता ही नहीं है कौन सी है, तो दूसरी साइड की जगह नाम क्या रख देंगे? सस्पेंस को। ओमिशन ऑफ ए बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, बैलेंस ऑफ बैड डेट्स। अब वो कहता है पूरे का ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट साइड पूरी की पूरी मिस हो जाए लेकिन क्रेडिट साइड मिस ना हो। पूरी एंट्री में से एक साइड मिस हो जाए, दूसरी साइड रिकॉर्ड की हुई है आपने, तो उस सूरत में भी फिर क्या करेंगे? बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करें? कुछ नहीं पता, तो सस्पेंस को क्रेडिट कर। सादल फाज में हर वो एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा उसमें सस्पेंस अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा? और हर वो एरर जिससे ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली रहेगा उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अकाउंट में मसला है, दोनों अकाउंट को ठीक करें। यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट मसला है, उसको ठीक कर दिया, दूसरा अकाउंट कौन सा है कोई पता नहीं, सस्पेंस में डाल दो। ठीक है जी, दूसरी बात समझ आई? बैलेंस रिप्रेजेंटिंग एन इनकम अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विद लेस और एक्सेस अमाउंट। ठीक है जी, मतलब बैलेंस अकाउंट, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 7 लाख रुपया, रॉन्गली ट्रायल बैलेंस है 70,000 रुपया। मतलब पिछले, अब मतलब आपने लेजर से जब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस पोस्ट कर रहे थे तो 7 लाख रुपया था, जब आपने ट्रायल में लिखा तो कितना लिखा गया? एक जीरो मिस हो गया। ठीक हो गया? जीरो मिस हो गया तो ट्रायल टैली नहीं होगा। बैलेंस लिखना कितना था? 7 लाख, कितना लिखा गया? 70। अब कितना लिखेंगे मजीद? तो 6 लाख 30,000 से बिल्डिंग डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। एन अकाउंट वाज गिवन डेबिट इफेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट इफेक्ट। अच्छा, एक अकाउंट को डेबिट करना था, आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो फिर क्या करने पर अब डबल अमाउंट से डेबिट करना होगा। नहीं समझ रही? देखो, आपने चीजें बेची, डाटा को चीजें बेची 10,000 की, यहाँ पे लिखा सेल, आपने सेल अकाउंट भी बनाया, और सेल अकाउंट को क्या करना था? लेकिन आपने उसको भी डेबिट कर दिया। अब क्या होगा? एक का डेबिट बैलेंस आना चाहिए था, दूसरे का क्रेडिट आना चाहिए था, अब दोनों के ही डेबिट बैलेंस आ रहे हैं। अब चेंज कर देंगे। क्या मैं सेल अकाउंट पे 10,000 लिखूंगा तो काम ठीक हो जाएगा? नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल अकाउंट में 10,000 मुझे 2 दफा लिखना पड़ेगा। एक 10,000 तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, और एक 10,000 जो आना चाहिए वो आएगा। नहीं समझ? तो अगर हमने किसी को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया है, तो अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा।
समझ लगी बात की। पॉइंट नंबर 4, एन अकाउंट वाज गिवन डेबिट इफेक्ट। अच्छा जी, हो गया। एन अकाउंट वाज गिवन क्रेडिट इफेक्ट इंस्टेड ऑफ डेबिट इफेक्ट, ये भी वही कंसेप्ट है। सिंगल अकाउंटिंग इफेक्ट, इधर डेबिट और क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड, कि सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड किया, दूसरे को रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी हो गया। वन ऑफ द अकाउंटिंग इफेक्ट वाज गिवन विद रॉन्ग अमाउंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, क्या आपने एंट्री पास की, मतलब सेल्स की 800 की, डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, कितने से, 800 से, कितने से, 800 से। आपने सेल को तो 800 से रिकॉर्ड किया, लेकिन डेटर को रिकॉर्ड करते वक्त आपने 80 से रिकॉर्ड किया। सेल को कितने से रिकॉर्ड किया, 800 से, लेकिन डेटर को कितने से रिकॉर्ड किया, तो क्या ट्रायल टैली होगा। अब सेल अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है, सेल अकाउंट में कोई मसला, मसला किसमें है, डेटर अकाउंट में। डेटर अकाउंट में मजीद क्या करें, 720 मजीद ऐड करें, तो डेटर अकाउंट में 720 मजीद ऐड करेंगे। अब उसको कर देंगे डेबिट, तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सेल अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है, उसको तो ठीक करना नहीं है। हजम शुद्ध, ये जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, ये सारी आपने खड़कानी है, खड़का दोगे। चले, ओफ, कितने साल लगेंगे, घंटे लगेंगे, वो तो साल कह रहा है। अच्छा जी, पहला सवाल, अब हम सीधा पासवर्ड के सवाल करते हैं। अच्छा, ओहो, सही सही। The accountant of grant company has prepared a trial balance but has found that the total of debit balance is this and total of credit balance is this। मुझे बताओ इन दोनों के बैलेंस में फर्क कितना है, जल्दी करो, स्पीडा मारो, कैलकुलेटर पकड़ो। तो कल सवाई क्लास मुकी सी और तो कुछ नहीं किया। टू फोर, टू फोर 50। अब हमें नहीं पता। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि ये 2450 बेसिकली सस्पेंस है, यही क्या है, सस्पेंस है। हमें नहीं पता कहाँ पे कितनी गड़बड़ है। ओके, अब सस्पेंस के अकाउंट की नेचर क्या होगी, जो वाला बैलेंस छोटा है ना, वही नेचर सस्पेंस अकाउंट की होगी। इन दोनों में से छोटा बैलेंस कौन सा है, तो इसकी नेचर भी क्रेडिट होगी, ये बात याद रहेगी। जो वाले वैल्यू छोटी है, उसकी जो नेचर है, वही नेचर सस्पेंस की होगी। मतलब अगर उसमें ये वाला बैलेंस और डाल दिया जाए, तो दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे। सोचो 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 सोचो, जो साइड छोटी है, उसमें यही 2450 डाल दिया जाए, तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा सस्पेंस की नेचर क्रेडिट है, डेबिट नहीं है। हजम शुद्ध। ऑन इन्वेस्टिगेशन ही डिस्कवर्स द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक कीपिंग। सबसे पहला पॉइंट, टोटल परचेज इन द पीरियड वर रिकॉर्डेड एज 100 बिलो देयर करेक्ट वैल्यू। परचेज के अकाउंट में इजाफा रिकॉर्ड हो गया है कि कमी रिकॉर्ड हो गई है। अब क्या करें, परचेज को डेबिट करेंगे क्रेडिट करें, पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। परचेज कम है कि ज्यादा है, ठीक करनी है, क्या करें, और रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। हाँ, नहीं समझ रही, ड्राइंग। हाँ जी, क्या रिकॉर्ड करेंगे जी, और क्रेडिट किसको करेंगे,
चूंकि ये सिर्फ एक अकाउंट का पंगा था, किसी दूसरे अकाउंट में कोई पंगा कैसे पता लगा? उसने कहा टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल वाज करेक्टली, ट्रेड पेबल में कोई पंगा नहीं है, तो ट्रेड पेबल को ठीक भी नहीं करेंगे, जो ठीक है उसको कैसे ठीक करें? परचेज को ठीक करना है, परचेज को ठीक करने से क्या मुराद है? डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? परचेज को कर दिया डेबिट, तो क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। एंट्री का पास करेंगे, परचेज डेबिट, सस्पेंस करेंगे। समझ आ गई बात? अब दूसरा पॉइंट पढ़ें और मुझे बताएं क्या करना चाहिए। एक्सपेंस जब कम होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस कम होगा। क्या बात कर दी, क्या बात, क्या एक्सपेंस कम होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस कम होगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बता रहा हूँ, जाहिर सी बात। हाँ क्यों उसको कम करना? वाह, एक्सपेंस को कम करेंगे क्यों? क्योंकि उसको कम करना है। वाह, एक्सपेंस कम करना है क्योंकि उसको क्रेडिट करना है, इसलिए एक्सपेंस कम करेंगे। वाह वाह वाह, क्या लॉजिक है माशाल्लाह। क्या किया? एंट्री बनाए, एंट्री सस्पेंस डेबिट। वाह 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 वाह, सही है, सही 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 है। सस्पेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 1000 से। और समझ आ गई बात है ना? ओ माय गॉड, वाह क्या बात है, एक टॉपिक तो वैसे ही हो गया तैयार, है ना? पॉइंट नंबर 3 जल्दी करें। हाँ जी, इसमें 2 एंट्री होनी है क्योंकि इसमें मसला पता क्या है, 2 अकाउंट खराब है, परचेज रिटर्न भी खराब है, सेल रिटर्न भी खराब है। पहले तो परचेज रिटर्न के बारे में सोचो क्या करना है। परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है? क्रेडिट, उसमें तो क्रेडिट होना ही होना, क्योंकि परचेज की नेचर डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न की नेचर डेफिनेटली ऑपोजिट होगी, तो परचेज रिटर्न होगी क्रेडिट। अच्छा हौसला कर ले, हौसले, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अच्छा, अब सेल रिटर्न में उसने क्या किया? सेल रिटर्न पे फोकस कर, सेल रिटर्न में उसने परचेज रिटर्न को डेबिट कर, सेल रिटर्न को डेबिट, सेल रिटर्न को उसने क्या किया? डेबिट कर। क्या सेल रिटर्न को छेड़ना चाहिए था? नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि परचेज रिटर्न हुई, सेल रिटर्न हुई नहीं। परचेज रिटर्न को उसने डेबिट कर दिया, इसको रिवर्स करें तो सेल रिटर्न को भी क्या करना होगा? तो डेबिट कर। सेल रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? ये दोनों ने क्रेडिट हो, तुम दोबारा ध्यान ना पड़ो, 4 बारी दाखिला दे दी है, हलाल ले लो।
हाँ जी, परचेज रिटर्न को क्या करना है? क्रेडिट। और सेल रिटर्न को भी क्या करना है? क्रेडिट। दोनों को क्रेडिट करना है। तो जब दोनों को क्रेडिट करेंगे तो टोटल अमाउंट से सस्पेंस डेबिट होगा 1100 से। समझ आ गई है? ये हालात ने तेरे, ये तो 4 बारी सवाल किया है घट्टो घट, बल्कि 4 बारी नहीं 12 बारी। हर अटेम्प्ट में कम से कम 3 दफा तो तूने किया होगा ना, एक दफा क्लास में, एक दफा रिवीजन में, एक दफा पेपर से एक दिन पहले। हाँ मतलब ट्रेड पेबल में कोई पंगा नहीं है, उसको नहीं सोचना आप। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4। शाबाश, क्या बात कर दी, मैं कहता खीर होगी। तो जब ऐसी बात होना किस्म के आज नजूल हो रहे हैं ना अकाउंटिंग में, ये रिपेयर का अकाउंट होता है नहीं, मतलब अकाउंट से नहीं, अकाउंट नहीं होता, 20 रॉ में होती है। वाह 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 वाह। पता नहीं आई क्या क्यों फेल करता है, हालांकि मैं तो रिपेयर का अकाउंट भी नहीं बना के आया। इसने सभी रिपेयर को क्रेडिट किया, रिपेयर को क्रेडिट किया 2000 और हाँ जी है। और सही सभी को 2000 से रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट को क्रेडिट किया। लो, देखा, यार नहीं तोड़ दिया दिल यार का है। नाल बैठी सहेली ने क्या है, ये तो सर भी तो कह रहे थे, सहेली ने ही मतलब ओए ओए ओए, कितना दुख हुआ कि अपने ही खंजर घोप रहे हैं। ये है आपने पिया सी आई क्या पता नहीं कैसे कैसे पास करता, अल्लाह माफ करे। तो आई कब इतने गुनाह किए ना अपनी जिंदगी में, ये सबसे बड़ा गुनाह। हाँ जी, पहले बस मुझे ये बताओ वो कहना क्या चाह रहा है। खरीदा है, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया, अब क्या करें? रिपेयर एंड मेंटेनेंस को और डेबिट सस्पेंस को। शाबाश शाबाश शाबाश। अब हर जगह पे सस्पेंस नजर आ रहा है। हालात चेक करो, एंट्री का पास करेंगे जी, इक्विपमेंट डेबिट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्रेडिट। हर एंट्री में सस्पेंस नहीं आना, ठीक है? वो एंट्री जहां पे दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वहां पे सस्पेंस नहीं आना, जहां पे सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट होता है वहां पे आना। पॉइंट नंबर 5। अब ये नंबर दाएं बाएं हुए हैं तो उसका अब देखना ये है कि जो नंबर दाएं बाएं हुए हैं वो दोनों एंट्री के दोनों साइडों में हुए हैं या एक साइड में हुए हैं? पढ़ लो। एक साइड में तो यहाँ पे सिस्टम है। हाँ जी, क्या करें, किसको डेबिट करें, किसको करें? 549 0 हमने 594 शुरू कर दिया, तो हमने मतलब इसको ज्यादा कर दिया। अब क्या करें? 594 से इसका 50 से हमने 50 को ज्यादा कर दिया।
डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक हो गया जी है। बैंक चार्जेस ऑफ 200 have been omitted entirely from the ledger। डेबिट भी और क्रेडिट दोनों साइड उड़ा दिए, तो यहाँ पे भी सस्पेंस आएगा, आएगा। हाँ क्या बीआरएस, अरे कुछ कुछ फीलिंग बीआरएस पढ़े बगैर ही पेपर पास है यार कसम से। आई क्या हाउस के इधर एहतजाज करने में जाके वहां पे। तो बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा बच्चों, अब ये जितनी भी एंट्रियां पास की हैं, अगर हम इसको सस्पेंस अकाउंट में डालें तो सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैली। अब जरा देखते हैं, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 2450, तो राइट साइड पे देखेंगे सबसे पहली एंट्री है परचेजेस की, उसमें सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और साथ अंग्रेजी का लिखेंगे परचेज। दूसरी एंट्री देखेंगे, उसमें सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे और साथ अंग्रेजी का लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस। तीसरी वाली में सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 1100 से, लेकिन 1100 नहीं इकट्ठा नहीं लिखेंगे, लहदा लिखेंगे 550 से लहदा 550 लहदा परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, यहाँ तक की बात बोलेंगे। और चौथी एंट्री में सस्पेंस नहीं आ रहा, पांचवी एंट्री में सस्पेंस आ रहा है, कितने से? 450 से। सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे 450 लिखेंगे, साथ अंग्रेजी का लिखेंगे। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों को? तो 2450 जमा 100 टोटल हो गया 2550। इस सारे का टोटल कर लें 1000, 550, 550, 450, क्या हो गया? 2550। ये आपका सस्पेंस अकाउंट टैली होगा। हजमन शुदमन ये कौन सा सवाल है जी? ग्रांट कंपनी, है? 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन। अच्छा जी, 2 सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, अपने घर से ट्राई करके लेके आने। एक है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्प्रिंग 2018 में आया था। कब आया था? स्प्रिंग 2018 में आया था। डिस्काउंट भी आ रहा है। और एक है डिस्काउंट आ रहा है, ओए होए डिस्काउंट तो हमने पढ़ा ही नहीं, ओए होए इतना बड़ा मसला। बिल्ला सिम एक आटम 2018 में आया था। पिछला जो बताया था वो कब आया था? स्प्रिंग 18 में आया था, और ये एक आटम 18 में आया था। 14 नंबर का सवाल। नहीं ये खैर आपसे नहीं होना, ये आपके औकात से बाहर है। बस स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर लो, ठीक है जी बस।